हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप लोग जो है ये सारे लेक्चर्स वीडियो को अच्छी तरह से देखते होंगे, क्योंकि इस कोरोना काल में अभी आपके पास ऑनलाइन मोड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग जो है ऑनलाइन मोड में ही आपके लिए जो है लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के तौर पे। तो ये YouTube चैनल भी इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि वो बच्चे, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इस क्रूशियल टाइम में अपना जो है ऑफलाइन कहीं क्लासेस नहीं कर रहे हों, तो वो ऑनलाइन के हेल्प से अपने जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसको आप कवर कर सकें। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग जो है बहुत सारा टॉपिक्स मैंने जो है बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर बनाया है, जो कि YouTube पे आप देख सकते होंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अभी जो है हम लोग सर्कल डिस्कस कर रहे हैं, और सर्कल में भी ऑलमोस्ट 19 या 20 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुका है, और इसके आगे भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा कंटेंट हम लोग का सर्कल में बचा हुआ है। तो इसी को सर्किल के ही चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नए कंटेंट के तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशंस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होगा। नाम से ही स्पष्ट है, कॉमन टेंजेंट्स, और कॉमन तब होता है जब दो या दो से अधिक चीज़ के बारे में बात किया जाए। ठीक है, तो दो सर्कल लेंगे और उसके रिलेशन में हम बताएंगे कि कितना कितना कॉमन टेंजेंट्स किस किस सिचुएशन में होगा आपका। ठीक है, तो हेडिंग है आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक चार्ट कंसिडर करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंडीशन, और जो दूसरा होगा वो होगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होगा। मान लो जो मेरा पहला केस है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो सर्कल लेते हैं, और दोनों सर्कल जो है अलग अलग है, दोनों सर्कल सेपरेट है। एक सर्कल आपका s बराबर 0 हो गया, दूसरा सर्कल s डैश बराबर 0 हो गया। एक का सेंटर C1 हो गया, एक का सेंटर C हो गया, दूसरे का सेंटर C डैश हो गया। एक का रेडियस R हो गया और दूसरे का रेडियस R डैश हो गया। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस, अगर हम दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कंसिडर करें, तो C से C1 तक ये यहाँ से यहाँ ये पूरा फिर आएगा यहाँ से, जो कि R1 प्लस R2 से बड़ा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को अगर हम मैथमेटिकली या एनालिटिकली दिखाना चाहें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, C डैश ग्रेटर देन R1 प्लस R2 या R प्लस R डैश। यहाँ जो है R और R डैश है, इसलिए यहाँ लिखेंगे R डैश। अगर ये कंडीशन हो जाए तो आप ही बताइए, इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो है वो 4 हो जाएगा। कैसे 4 हो जाएगा, तो दो आप देखो, एक ऊपर से ले सकते हैं, दूसरा नीचे से ले सकते हैं, और दो टेंजेंट जो होगा वो क्रॉस में होगा। तो एक ऊपर एक नीचे, दो और दो क्रॉस में, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो है वो आपका 4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो होता है वो आपका 4 ही होता है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले सिचुएशन में आते हैं। ये सिचुएशन नंबर 1 हो गया। अगला सिचुएशन जो है, अब इसको हम क्लोज लाते हैं। तो याद कीजिए, दो सर्कल अलग अलग है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल को क्लोज लाएंगे। तो पहले एक्सटर्नली टच करेगा, मतलब सिचुएशन इस तरह का हो जाएगा। तो ये आपका सर्कल हो गया, और दूसरा सर्कल इसके क्लोज में आ गया। ठीक है, तो क्लोज में आने पर सबसे पहले एक्सटर्नल टच वाला कंडीशन होता है। तो ये सर्कल s बराबर 0 हो गया, ये सर्कल s डैश इक्वल 0 हो गया। इसका सेंटर जो है C हो गया, इसका सेंटर C डैश हो गया, इसका रेडियस यहाँ R हो गया, और इसका रेडियस जो है R डैश हो गया। तो इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि R प्लस R डैश जो है वो C1 C2 के बराबर है या C डैश के बराबर है। यहाँ लिखेंगे C डैश के बराबर है। तो इस बार ये एक्सटर्नल टच का केस हो गया, और एक्सटर्नल टच के केस में आप देख सकते हैं कि इस बार जो है कॉमन टेंजेंट आपका कितना हो जाएगा,
तो कॉमन टेंजेंट आपका 3 हो जाएगा। कैसे? एक ऊपर से पास करेगा, एक नीचे से पास करेगा, और दोनों जहां एक दूसरे को टच किया है वहां पर एक टेंजेंट खींच देंगे। तो इस केस में कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये यहां पे लिखेंगे 3। क्लियर? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो होता है वो 4 होता है। जब दो सर्कल एक दूसरे से सेपरेट होगा तो उस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 हो जाएगा। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करेगा एक्सटर्नली तो उस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब देखो ये मेरा तीसरा केस हो गया। अब क्या करेंगे कि दोनों अब जो है पहले क्या था कि दोनों सर्कल आपस अलग अलग था, फिर मैंने क्लोजली उसको दोनों को एक साथ लाया तो पहले एक्सटर्नल टच हुआ। उसके बाद क्या करेंगे कि एक सर्कल को दूसरे सर्कल के हल्का सा इंसर्ट करा देंगे। कहने का मतलब आप सिचुएशन इस तरह से देख सकते हो, ये बड़ा वाला सर्कल है और ये छोटा वाला सर्कल को हल्का सा इंसर्ट करा दिए। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिए, ये सर्कल आपका s बराबर 0 हो गया, ये सर्कल s डैश बराबर 0 हो गया। इस सर्कल का सेंटर हो गया C, इस सर्कल का सेंटर हो गया C डैश। इस बार यहां से यहां तक हो जाएगा R और यहां से यहां तक हो जाएगा आपका R, ये हो जाएगा R और यहां से यहां तक हो जाएगा R डैश। इस बार हम क्या देख रहे हैं कि C डैश मतलब दोनों सेंटर्स के बीच का जो दूरी है वो छोटा हो जाएगा R प्लस R डैश से। ठीक है? ऐसा कब हुआ? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है? तो इस केस में आपको दो ही टेंजेंट मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर से एक नीचे से। इसका मतलब क्रॉस वाला जो टेंजेंट था वो खत्म हो गया, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इस केस में कितना मिला? 2 मिल गया आपको। चलिए अब हम अगला केस में आते हैं, दैट इज 4 नंबर में आता है। अब क्या करेंगे? अगला केस जो होगा वो ये वाला केस है। ये थोड़ा सा अंदर गया, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ज्यादा अंदर कर लेते हैं। ठीक है? ये सिचुएशन है, ये हल्का सा अंदर गया और ये बहुत ज्यादा पोर्शन अंदर है, थोड़ा सा पार्ट बाहर है। इस केस में ये यहाँ पे C हो गया और इस केस में ये हो गया C डैश। ठीक है? ये सर्कल हो गया S बराबर 0 और ये हो जाएगा S डैश इक्वल 0। ठीक है? इस केस में कंडीशन लिखना थोड़ा टिपिकल काम है, तो इस केस का कंडीशन हम लोग छोड़ देते हैं। इस केस का कंडीशन हम लोग बाद में लिखेंगे। जरा सा पहला, दूसरा और तीसरा केस का कंडीशन देखो। पहला केस में क्या था? दोनों सेंटर्स के बीच का दूरी जो था वो आपका ग्रेटर देन था R1 प्लस R डैश का, R प्लस R डैश का। दूसरा केस में क्या हुआ कि सेंटर्स के बीच का दूरी जो हो गया वो इक्वल हो गया R प्लस R डैश का। और तीसरा केस जो हो गया, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो लेस देन R प्लस R डैश हो गया। मतलब 3 केस हम सम ऑफ रेडियाई में दे रहे हैं, तो बाकी का जो 3 केस होगा वो डिफरेंस ऑफ रेडियाई में होगा, जो कि हम लोग देखेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है इसमें देख लिए कि 2 टेंजेंट है और इसमें भी 2 ही टेंजेंट होगा, क्योंकि दोनों का कंडीशन भले ही डिफरेंट है लेकिन सिचुएशन आपका सेम है, और सेम सिचुएशन के लिए नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट सेम हो जाएगा। तो कॉमन टेंजेंट के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन के लिए दिक्कत है। ठीक है? तो बाकी 2 कंडीशन हम उधर दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 4, ये 5 नंबर आप देख सकते हो। इस बार क्या करेंगे? इंटरनल टच का केस ले लेते हैं। इंटरनल टच का केस ले लेते हैं, और इंटरनल टच का केस हम लोग को पता है, ये हो जाएगा C और ये हो गया C डैश। यहां से यहां तक हो गया R और यहां से यहां तक हो गया R डैश। ठीक है? तो इस बार कंडीशन क्या था? C डैश इज इक्वल टू R माइनस R डैश का मॉडुलस, मतलब रेडियाई के डिफरेंस का मॉडुलस सेंटर्स के बीच का दूरी हो जाए, तो उस केस में ये इंटरनल टच का केस होता है, और इंटरनल टच में आपको एक ही कॉमन टेंजेंट मिलेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। ये मेरा 5वां केस था। अब हम 6ठा नंबर केस देखते हैं। 6ठा नंबर केस में क्या हो जाएगा कि एक सर्कल जो है कंप्लीटली आपका दूसरे सर्कल के भीतर में आ गया, मतलब एक छोटा सर्कल एक बड़े सर्कल में इंसर्ट कर जाता है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि क्या कंडीशन होगा। तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा C डैश। यहां से यहां तक आपका हो जाएगा R, और जबकि यहां से यहां तक आपका हो जाएगा R डैश। जरा सा गौर कीजिए, इस बार C डैश
आर माइनस आर डैश तो करेंगे ही, का मॉडुलस भी लेंगे। इस बार जो कंडीशन है आप देखिए, अगर हम इस पूरे आर में, यहां से देखो, इस पूरे आर में अगर हम आर डैश घटा देते हैं तो पूरे आर में आर डैश घटेगा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो रहेगा CC1, लेकिन कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा भी आपका है। इसका मतलब आर माइनस आर डैश जो है वो आपका ग्रेटर देन है किससे, तो C डैश से। एक बार गौर से देखिए, यहाँ पे जब हम C डैश के बीच का डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन जब हम R में, ये पूरा का पूरा R है, उसमें से अगर हम R डैश घटाते हैं तो ये वाला पोर्शन में ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ जो है वो आपका ऐड हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब R माइनस आर डैश का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन है C डैश से। इस कंडीशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो बताइए, मैंने कहा कि 3 कंडीशन जो है डिफरेंस ऑफ रेडियाई के मोड पे होगा, तो इस केस में इक्वल टू है, इस केस में लेस देन है, तो 100% इसका जो केस होगा वो होगा C डैश ग्रेटर देन R माइनस आर डैश का मोड। दिस इज द फोर्थ केस इन विच द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 2। इसका मतलब कॉमन टेंजेंट्स की संख्या जो है वो 0 भी हो सकता है और कॉमन टेंजेंट्स का संख्या जो है 4 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा सर्कल्स, मतलब 2 सर्कल्स किस तरह के सिचुएशन में आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। क्या वो दोनों सर्कल अलग अलग है? अगर दोनों सर्कल अलग अलग है, डिफरेंट है, सेपरेट है, तो उस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 हो जाएगा। और अगर वो दोनों टच कर रहा है एक्सटर्नली तो 3, अगर वो इंसर्ट कर गया है कंप्लीटली तो 0, अगर वो इंटरनली टच कर रहा है तो 1, या फिर वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को, सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 होता है, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स डिफरेंट होगा। इसके लिए आपको ये जो डाटा है इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही आपको इंडिकेट करेगा कि कितना कॉमन टेंजेंट होने जा रहा है। आपको बता दें, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको आप खुद से भी घर में अपने से एक चार्ट बना लेना एनालिसिस करके, और उसको क्या कीजिएगा, जहां आप पढ़ते हैं सामने में फ्रंट पे चिपका देना, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में भी अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, और एज ए चार्ट भी इसको आपको याद रखना है। भूल भी गए तो डेरिवेशन कर लीजिए, फिगर से आप ये डाटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा वैसे आपको इसको करना है, ठीक है। तो तब तक इसको देखिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ लौटता हूं। हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने देखा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं कॉमन टेंजेंट्स। एक्चुअली वो कॉमन टेंजेंट्स कौन सा है, और उस कॉमन टेंजेंट्स का कुछ नाम भी है क्या? अगर नाम है तो वो नाम भी जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि उस कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा फिगर है, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। जरा सा गौर से देखो, एक सर्कल आप इस तरह से, एक बड़ा सर्कल ले लीजिए आप, ठीक है, एक बड़ा वाला सर्कल ले लिए, इसका एक सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाते हैं, और एक छोटा सर्कल, इसी में एक सर्कल का सेंटर मानते हुए एक छोटा सर्कल कंसीडर कर लो, ठीक है, एक छोटा सर्कल ले लिया। और क्या करते हैं, ये हो गया C1, ये मान लो C2, ये सर्कल का सेंटर है C1, ये सर्कल का सेंटर है C2। जो भी टेंजेंट यहाँ ट्रेस करते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो टेंजेंट दोनों में कॉमन हो रहा है वो हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेस कर रहे हैं, और वो आगे जाके कहाँ मिलेगा, उसी लाइन में मिलेगा। दोनों के सेंटर्स के मिलाने वाले लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो उस लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी ये लाइन खींचेंगे, वो भी वही मिलेगा, ठीक है। ये 2 सर्कल है, एक का सेंटर C1 है, एक को थोड़ा बड़ा साइज में लिए, दूसरा का सेंटर C2 है, उसको थोड़ा हम छोटा साइज में लिए, ठीक है। इसके सेंटर से क्योंकि ये टेंजेंट है तो यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर फॉल होगा, और ये रेडियस R1 हो गया। सिमिलरली उसी तरह से इसको भी इससे मिलाएंगे
तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस आपका R2 हो गया। जहां दोनों टेंजेंट ये वाला मिलता है उस पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं, और D जो है उसी लाइन में है। किस लाइन में है? तो दोनों के सेंटर्स को मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगा, उसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं तो उसी पर जाकर के D पॉइंट जो है आपका मिलता है। ये दोनों जो टेंजेंट आपको दिख रहा है ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट DCTs भी बोलते हैं। ये DCT है। और कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा? 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। चलिए यहां पर आपको D पॉइंट पता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमको इन दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है मीन्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 2, पॉइंट, स्लोप। अब बताइए इस केस में हमें ना पॉइंट पता है और ना ही हमको इस दोनों टेंजेंट का स्लोप पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट निकालते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा पॉइंट लें जो दोनों टेंजेंट के लिए कॉमन हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये D पॉइंट जो है आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूं, ये देख सकते हो आप, हाँ ठीक है। वो जो D पॉइंट है, ये D पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर हम D पॉइंट निकाल लें तो इन दोनों टेंजेंट के लिए कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो बस स्लोप ही अलग अलग होगा, पॉइंट एक से काम चल जाएगा। तो D पॉइंट के लिए देखो वर्क करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ज्योमेट्री है। 4 किसके लिए काम कर रहे हैं? पॉइंट D के लिए। जरा सा गौर कीजिए, आपको यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे जी? जरा सा देखो, ये मान लो T1 और ये मान लो यहाँ पे T2। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल C1 T1 और इसको मान लो D1, C1 T1 D1 और यहाँ हो जाएगा C2 T2 D1। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? तो यहाँ लिखेंगे C1 T1 D1 सिमिलर टू राइट एंगल ट्रायंगल C2 T2 D1, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई C1 D1 डिवाइडेड बाई C2 D1 इज इक्वल टू दिस इज C1 T1 डिवाइडेड बाई C2 T2। और ये जो C1 T1 है दिस इज R1 एंड C2 T2 दिस इज R2। मतलब आपको C1 D1 अपॉन C2 D2 जो हो गया, सॉरी C2 D1, ये R1:R2 हो गया। इसको जब आप गौर से देखेंगे तो आपको लग रहा है कि D1 एक ऐसा पॉइंट है जो कि C1 और C2 के मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? तो R1:R2 में। इसका मतलब यहाँ हम सेक्शन फार्मूला का यूज करके D1 का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, वी फाइंड D1। यहां हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके D1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका D1, मतलब पॉइंट निकल गया आपका। जब पॉइंट निकल गया तो अब हमको इसका स्लोप पे काम करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मेरा D1 का कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा कितना है? तो h, K, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हमको स्पेस चाहिए तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेंगे लेट D1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो h, K हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप जो है m है एंड स्लोप ऑफ DCT इज इक्वल टू m। दो चीज माने, हालांकि D1 मानना नहीं है, वो तो मेरा निकल चुका होगा ना, वो तो हम निकाल लेंगे। सिर्फ हमको मानना है स्लोप ऑफ
डी सी टी। अब बताइए पॉइंट भी पता हो गया, स्लोप भी पता हो गया, तो क्यों ना हम इक्वेशन लिख लें। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डी सी टी क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू स्लोप में m और यहाँ हो गया x माइनस एच। इसको थोड़ा सजा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एम एक्स माइनस वाई प्लस के माइनस एम एच इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टेंजेंट का इक्वेशन है, और क्योंकि ये टेंजेंट का इक्वेशन है तो सेंटर से लेंथ और परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, तो यहाँ हम लोग एक ज्योमेट्री लगाने जा रहे हैं। ठीक है, हमको स्पेस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आपको यहाँ दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ ज्योमेट्री दिखा देता है। तो फ्रॉम ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री है कि C1 T1 जो है वो आपका रेडियस के बराबर हो गया, और C1 T1 कैसे निकलेगा, तो सेंटर से, इसके सेंटर से इस पे लेंथ और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डालेंगे। जैसे ही इस पे कैलकुलेट करेंगे तो m का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक m1 आ जाएगा और दूसरा m2 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो आपको कॉमन टेंजेंट्स जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है उसका इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2 इन कहाँ, इन 1 वी गेट DCTs, वी गेट DCTs, हमको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। तो यही वो फंडा है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली जो है ज्योमेट्री का हेल्प हो रहा है। जब तक आपको ये छोटी छोटी ज्योमेट्री नहीं आएगा तब तक आप इस तरह के सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना हुआ, 2। अब ये भी पता है कि 2 आपका क्रॉस में भी होगा। ठीक है, तो 2 जो क्रॉस में होगा उसको, उन दोनों को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो अगले फिगर में आपको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो, पहले आप राइट साइड में देख लो, ये इक्वेशन आया है mx माइनस वाई प्लस के माइनस एम एच। इसी इक्वेशन में लेंथ और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, सेंटर से तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, और वहाँ से उसको सॉल्व करेंगे तो m का 2 वैल्यू आ जाएगा। फिर इन दोनों वैल्यू को जो है, जो इक्वेशन 1 है इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस बार आप देख सकते हैं ये एक सर्कल हुआ, सेंटर C1 है, ये दूसरा सर्कल है C2, इसका सेंटर ये आप देख सकते हैं, और 2 टेंजेंट आप देख रहे हो जो दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों जो टेंजेंट दिख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और इसको TCT बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। याद रहेगा। चलिए आइए, यहाँ भी जो है ज्योमेट्री है आपका, हमको पता है ये सेंटर है और ये टेंजेंट है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 90 डिग्री हो गया। उसी तरह हमको भी पता है ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया T1 और ये हो गया आपका T2। ठीक है, दोनों टेंजेंट जो है C1 C2 के मिलाने वाले लाइन को D0 पर इंटरसेक्ट करेगा या D पे करेगा, इसको D मान लेता है। तो आप देख सकते हैं 2 को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और D जो है कॉमन पॉइंट है दोनों टेंजेंट के लिए, तो क्यों ना हम पॉइंट के लिए D पॉइंट को निकालें। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं 4 पॉइंट D पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं। तो D पॉइंट के लिए क्या काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, तो C1 T1 D सिमिलर टू राइट एंगल ट्रायंगल C2 T2 D। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। ठीक है, हाँ, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, बोलो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C1D डिवाइडेड बाई C2D इज इक्वल टू C1T1 डिवाइडेड बाई C2T2, और ये C1T1 है रेडियस R1 और ये C2T2 है रेडियस R2। तो यहाँ से ये शो किया, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि C1D C2D इज इक्वल टू R1 बाई R2। ये शो कर रहा है कि द पॉइंट D divides the line segment, कौन सा लाइन सेगमेंट? joining the centers C1 and C2, ठीक है, internally in the ratio R1 is to R2। तो therefore सेक्शन फार्मूला के हेल्प से, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है, वी गेट D। मान लो कि D का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका H, K, या फिर मान लो अल्फा, बीटा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पॉइंट। तो पॉइंट तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे स्लोप, क्योंकि स्लोप यहाँ नहीं पता है। तो फिर वही बात मान लो, लेट क्या करते हैं, स्लोप ऑफ TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज क्या होगा? m। जब स्लोप पता हो गया तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ TCT लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ TCT क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ TCT हो जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वल टू m, और ये हो जाएगा x माइनस अल्फा। तो अल्टीमेटली यहाँ हो जाएगा mx माइनस वाई प्लस बीटा माइनस m अल्फा इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया एक नंबर। अब क्योंकि ये टेंजेंट का इक्वेशन है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप C1 से परपेंडिकुलर डालो T1, या तो आप C2, कहीं भी लीजिएगा तो आपका m का जो वैल्यू है वो आपका सेम आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा और यहाँ कुछ और आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री होगा? तो C1T1 इज इक्वल टू R1। जब यहाँ से बढ़ेंगे तो m का आपको दो वैल्यू मिल जाएगा, एक m1 और दूसरा m2। दो वैल्यू इसलिए मिलेगा क्योंकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितने हैं? दो हैं, इसलिए हर हाल में दो वैल्यू मिलेगा। अब इन दोनों वैल्यूज को कहाँ डाल दोगे? इक्वेशन 1 में, तो हमको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आर obtained by putting m1 and m2 in कहाँ? 1। तो यही है स्ट्रेटजी क्या करने का? तो कॉमन टेंजेंट निकालने का। तो अगर दो सर्कल अलग अलग हो तो उस केस में 4 गो कॉमन टेंजेंट होगा, और 4 में से 2 आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और 2 आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक साथ निकलेगा और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन एक साथ निकलेगा। तो इस तरह से आप चारों कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली ज्योमेट्री है। अगर आप ज्योमेट्री से भागिएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कभी नहीं बना पाइएगा। और हम आपको कहेंगे कि ज्योमेट्री से भागना भी नहीं चाहिए। क्यों भागे? ऐसा कौन सा बड़ा चीज़ है जो हमको नहीं आता है? सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग 9th-10th में पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से निकालेंगे। सेक्शन फार्मूला इधर उधर की बात है, तुम रटा चीज़ है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। तो हम लोग जो भी ज्योमेट्री यहाँ पे आ रहा है वो हम लोग को अच्छी तरह से पता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स और कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन, और कॉमन टेंजेंट्स का नाम, किसको कौन सा कॉमन टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है।
तो इस लेक्चर को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि जब तक ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा तब तक इसके एप्लीकेशन मतलब इसका जो प्रॉब्लम है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर वीडियो को आप, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो इसको कम से कम 2-3 बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए आइए। तो जब भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट लगा, आपको जरूर मजा आएगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम को डील करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम डील नहीं करेंगे तो उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।